Hello everyone, welcome to Success Tree. Here is the third video of our revision of Indian polity, that is revision through MCQs. हम लोग इस पूरी की पूरी जो हमारी इंडियन पॉलिटी है उसको रिवाइज करने वाले हैं थ्रू MCQs. इससे पहले हम 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग थर्ड जो चैप्टर है हमारा, दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. उससे पहले आई होप आप सब लोग जो मार्किंग है वो फेयरली कर रहे होंगे. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं, मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं. वरना नहीं भी आप बता रहे कोई बात नहीं, बट आप खुद के लिए मार्किंग जो है वो अच्छी कीजिए. ठीक है, उस मार्किंग में आप कुछ भी खुद को अनफेयर मत कीजिएगा या खुद को कहीं कोई फॉल्स स्टेटमेंट मत दीजिएगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं जबकि इतने आपके ठीक नहीं हो रहे थे. बी ट्रू टू योर सेल्फ. द अल्टीमेट थिंग विच आई वांट टू से इज बी ट्रू टू योर सेल्फ. आप खुद से झूठ कभी मत बोलिएगा. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं एक्सेप्ट कीजिए उस चीज को और फिर काम कीजिए उस चीज के ऊपर कि मुझे और इंप्रूव कैसे करना है. बाकी बच्चे अगर 8-9 क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं और आपके 5 या 6 ही ठीक कर पा रहे हैं तो आप कहाँ लैग कर रहे हैं उस चीज के ऊपर काम कीजिए. रादर गेटिंग डीमोटिवेटिंग कि नहीं मेरा तैयार नहीं हो रहा है. नहीं, यू हैव अल्टीमेटली prepared for everything, but just the thing is to nourish those things. और आपकी प्रिपरेशंस को नरिश करने के लिए ही हमने ये जो टेस्ट सीरीज है ये लॉन्च की है. ठीक है जी, तो आज हम शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर जो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ सोवरेन बॉडी. पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज अ सोवरेन बॉडी. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड. देखिए, सबसे पहले तो हमें सोवरेन का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है कि सोवरेन का मीनिंग क्या होता है. देखिए, सोवरेन का मीनिंग होता है द वन हु हैज द अल्टीमेट पावर, जिसके पास अल्टीमेट पावर है टू टेक एनी डिसीजन. ठीक है जी, जिसको किसी से पूछना नहीं पड़ता है. अब देखिए, इंडिया क्या है? इंडिया एक सोवरेन कंट्री है बिकॉज इंडिया हैज अल्टीमेट पावर्स टू टेक ऑल इट्स डिसीजन वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल. इट डजंट हैव टू कंसर्न एनीबॉडी. ठीक है जी, तो इसका मतलब होता है कि इंडिया क्या है? सोवरेन है, अल्टीमेट पावर है उसके पास हर एक डिसीजन लेने की. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट की कि क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक सोवरेन बॉडी है. देखिए, सोवरेन का मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों को. अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हाँ, हमने पार्लियामेंट को क्या किया हुआ है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चाहे तो अमेंड कर सकते हैं, कोई लॉ बना सकते हैं, कुछ भी वो क्रिएट कर सकते हैं, बट इन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई लॉ नहीं बनाएंगे. बट मान लीजिए अगर उन्होंने कोई ऐसा लॉ क्रिएट किया है जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर हमारे पास क्या है जो उसको चेक करेगा? वो है जुडिशियल रिव्यू. हमारे पास है फिर जुडिशियल रिव्यू, जो हमने कहां से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से. इसका मतलब हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है. अगर वो कोई गलत लॉ बना रहे हैं तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जो उस लॉ को फिर क्या कर सकती है? इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है. विच मीन्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ सोवरेन बॉडी. क्लियर है जी? अल्टीमेट हमारा जो सोवरेन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है. हमारा जो सबसे सुप्रीम है वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ही है. नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज अ सोवरेन बॉडी. हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मींस इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो जो भी लॉ बनाते रहते हैं उसमें ऐड करते रहते हैं, वही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है. वहां पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है. मतलब पार्लियामेंट जो डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा. जुडिशियल रिव्यू इंग्लैंड के अंदर नहीं है जी आपका. देखिए, हमने पार्लियामेंट का कंसेप्ट लिया कहां से है? इंग्लैंड से ही लिया है पार्लियामेंट का कंसेप्ट. लेकिन फिर हमने जुडिशियल रिव्यू लिया यूएसए से और पार्लियामेंट के ऊपर क्या लगाया? जुडिशियल रिव्यू. कि अल्टीमेटली ऐसा ना हो ये कोई ऐसे लॉज बनाए जिससे देश की किसी यूनाइटेड जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कहीं इफेक्ट पड़े या किसी भी तरह का कोई गलत लॉ ये लोग ना बना सके. इसीलिए हमने क्या किया? पार्लियामेंट के ऊपर क्या लगाया? जुडिशियल रिव्यू. इंग्लैंड में ऐसा नहीं है. वहां पर जो पार्लियामेंट डिसीजन लेगा दैट विल बी फाइनल डिसीजन. ये हमें पता है कि गलत है जी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड है. और क्वीन ऑफ इंग्लैंड भी क्या है? फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड है. इनमें तो कोई ज्यादा आपको बताने की बातें हैं ही नहीं, ये सबको पता है बातें. ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है हमारा फर्स्ट का, वो क्या आंसर हुआ? फर्स्ट का बी, दैट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज अ सोवरेन बॉडी. क्लियर है जी? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. जो हमारे डीपीएसपी हैं ये हमने कहां से लिए हैं? डीपीएसपी हमने लिए हैं जी आयरलैंड से. आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है, आंसर इज आयरलैंड. जर्मनी भी था ऑप्शन में, इंग्लैंड भी था, यूएसए भी था. लेकिन अच्छा, अगर मैं यहाँ आयरलैंड की जगह पर यहाँ स्पेन डाल देता
तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। वाई? बिकॉज आयरलैंड ने भी ये जो डीपीएसपी है ये कहाँ से लिए थे? स्पेन से लिए थे। और फिर हमने, लेकिन क्योंकि आयरलैंड से लिए हैं तो हम लोग तो क्या बताएंगे कि आंसर क्या होगा? आयरलैंड। यानी कि हमने तो डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से ही लिए हैं। अच्छा देखिए, जर्मनी से हमने क्या लिया? जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि जब इमरजेंसी लगती है, हमारे पास इमरजेंसी जब होती है तो उसमें हमारे जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। देखिए सारे राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन से वो राइट्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी हमारे पास होते हैं, हमारे वो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थर्ड देखिए इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड से हमने काफी कुछ लिया है। जो हमारा बेसिकली बाई कैमरलिज्म स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है जी, बाई कैमरलिज्म यहाँ से लिया है। प्रोसीजर मेकिंग लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने यहीं से लिया है। उसके बाद हमने जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी यहीं से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है जी, इंग्लैंड से ही। फिर चलते हैं यूएसए से देखिए हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लिया है। सबसे पहले तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, ये यहाँ से लिया है हमने। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है हमने यहाँ से। जुडिशियल रिव्यू की यहाँ से लिया है हमने। उसके बाद हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी, ये भी हमने यहीं से लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है जी, तो इन सब से भी हमने काफी कुछ लिया है। क्लियर है जी, ये सब डाटा आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे, इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया। आंसर इज बी, दैट इज आयरलैंड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या इसका? बी, आयरलैंड। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए फंडामेंटल राइट्स से आपको, फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर आएगा उसमें भी हम अच्छे से करेंगे इसको। यहां पर हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। देखिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स की। क्या ये नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट है? चलिए हो भी सकता है। इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये भी हो सकता है। नॉन जस्टिसेबल राइट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट्स। चलिए आंसर कीजिए आप, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, दैट दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, की सबको फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। ये गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है जी, ये बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसा प्रोवाइड करना ही होगा उन्हें। ठीक है, देखिए पहले हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दैट दीज आर नॉन जस्टिसेबल। नहीं, इसका जो आंसर है अल्टीमेटली यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ये देखिए थर्ड ऑप्शन का, कि कैन नॉट बी एनफोर्स थ्रू द कोर्ट्स। ये एनफोर्स किए जा सकते हैं थ्रू द कोर्ट्स। मान लीजिए किसी का कोई फंडामेंटल राइट क्या हुआ है, वॉयलेट हुआ है, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को में जा सकता है कि मेरा ये फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट किया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ तरह की स्पेशल जो हमारे पास रिट्स होती है वो इशू कर सकती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमारे जो ये राइट्स हैं वो क्या है, जस्टिसेबल हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ आपका। कैन नॉट बी एनफोर्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दे कैन बी एनफोर्स थ्रू दी कोर्ट्स, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अल्टीमेटली जो हमारी सबसे मेन बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट की, वो क्या है, एंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें दो तरह की वो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सिविल एंड पॉलिटिकल पावर। जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये क्या इंश्योर करते हैं हमें, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरेशन, देखिए फेडरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरेशन इज आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन है कांग्रीगेशन ऑफ पावर, सेकंड इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। चलिए सबसे पहले तो फेडरेशन क्या होता है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। देखिए फेडरेशन होता है जहां पर एक सेंटर में सरकार होती है और फिर आगे क्या होती है, स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो होती हैं वो गवर्नमेंट्स होती हैं, अलग अलग सरकार होती हैं जो स्टेट्स के राइट्स को प्रिजर्व करती हैं, स्टेट्स में अपने वेलफेयर के लिए काम करती हैं और अल्टीमेटली ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर ही कंट्री के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं जी हम क्या, फेडरेशन। सेंटर के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिसीजन लेते हैं, स्टेट के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं और फिर कुछ कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो दोनों के कॉमन होते हैं, जिन पे दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है जी, ये होता है एक फेडरल स्ट्रक्चर। तो इंडिया इज बेस्ड ऑन अ फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पर एक सेंटर में गवर्नमेंट है और फिर हमारे पास स्टेट में भी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए आप, क्या ये कांग्रीगेशन ऑफ पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं नहीं, ये कांग्रीगेशन को नहीं, ये तो डिवीजन ऑफ पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों जी, यहाँ पावर डिवाइड्स हो रही है ना, सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है। कांग्रीगेशन पावर्स का नहीं है कि सारी की सारी पावर्स एक जगह पे वेस्ट नहीं की है हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद देखिए फेडरेशन तभी होगी जब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होगा।
अगर मान लीजिए हम सेंटर को सुप्रीम कर दें तो ये तो ऐसे लॉज बनाएंगे जहां पर स्टेट को जो है मतलब स्टेट के कहीं ना कहीं ये जो राइट्स होंगे उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, ये लोग स्टेट की पावर्स को कम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम रखा हुआ है कि सेंटर के पास भी उतनी ही सब्जेक्ट्स होंगे, उतनी राइट्स होंगे जिनके ऊपर वो डिसीजन ले सकता है, अपने अब से बाहर वो डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है जी, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए फेडरेशन के लिए ये भी फीचर होना बहुत जरूरी है, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी ना तो सेंटर के उसमें होगी ना स्टेट के। हमने क्या किया हुआ है, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट रखी हुई है और स्टेट में क्या किया हुआ है, हाई कोर्ट्स रखी हुई है। ठीक है जी, और हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है बेसिकली जुडिशरी का, जिसको हमने इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, वो किसी के भी उसमें नहीं चलती है, अल्टीमेटली वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही चलती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, दैट इज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पावर नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बिल्कुल ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फेडरेशन का ये भी होना बिल्कुल जरूरी है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है। ठीक है जी, तो अल्टीमेट यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा इसका, दैट इज 2 और 3, डी आंसर होगा जी हमारा। ठीक है जी, तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया आपका, डी। आंसर से बाद में चेक भी कर सकते हैं, आंसर की मैंने बनाई हुई है। ठीक है, बट ये डाटा सारा आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा ताकि जो भी आपको चीजें नहीं पता वो अपने नोट्स में आप ऐड करते रहिएगा बातों को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये इजी सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इट इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इट इज अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। चलिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहली बात तो ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है जी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, यूके का है। हमने क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रखा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखा है। ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया था, यूएसए से लिया था। यूएसए ने सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जी, हमने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या रखा, रिटन रखा है। फिर इट इज लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। देखिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ये लार्जली बेस्ड है ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अराउंड 55% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो यहीं से लिया गया, मतलब अबव 50% हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लिया है। और इट इज ए गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं, कोई गिफ्ट ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने हमें तैयार करके दिया था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है जी, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, आंसर विल बी बी, कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक है। एक तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और ये लार्जली बेस्ड है किस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे। ठीक है जी, चले आगे। Which of the following is are unitary features of Indian Constitution? देखिए यूनाइटरी फीचर्स हमने बताने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है जी, हमें बताना है कि कौन से जो है वो यूनाइटरी फीचर्स हैं। अब देखिए यूनाइटरी फीचर्स होते हैं जो सेंटर को रिप्रेजेंट कर, मतलब सेंटर की पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है जहां पर। देखिए सिंगल सिटीजनशिप डेफिनेटली हमारे यहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास। हम लोग जब खुद को बुलाते हैं तो इंडिया के सिटीजन बुलाते हैं। मैं खुद को ये नहीं बोलूंगा कि मैं हरियाणा का भी सिटीजन हूं या मैं पंजाब का भी सिटीजन हूं या मैं हिमाचल का भी सिटीजन हूं, नहीं, मैं सिर्फ इंडिया का सिटीजन हूं। अनलाइक यूएसए जहां पर आपके पास 2 सिटीजनशिप है, एक तो आप यूएसए के सिटीजन है और फिर आप वहां के किसी न किसी स्टेट के भी सिटीजन है। तो हमारे पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि सेंटर और स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं, हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी, दोनों के लिए उसमें वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो हमारे पास क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, बिल्कुल हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हमारे पास क्या है, हाई कोर्ट है, और फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जिसको हम एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जुडिशरी का। ठीक है जी, इंटीग्रेटेड सिस्टम जो एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल कंबाइन होकर चलता है हमारा जो वो है। अब देखिए आप सबसे पहले ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको कोई डिसीजन दे दिया तो आप वहां वो डिसीजन फाइनल हो गया, नहीं, आप उसको हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। फिर हाई कोर्ट ने अगर वो डिसीजन दे दिया फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस डिसीजन को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। सो वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो यूनाइटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सिंगल सिटीजनशिप है, कोई ड्यूअल सिटीजनशिप हमारे पास नहीं है। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई डबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सेंटर और स्टेट का कोई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और फिर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो आंसर क्या हुआ अल्टीमेटली आपका, आंसर इज ए, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए 7th क्वेश्चन, Which of the following statement is are correct about nature of Indian Constitution? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपको काफी कुछ क्लियर होगा। Our Constitution is flexible। सबसे पहली बात तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड वन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्लेक्सिबल और रिजिड का मतलब क्या है, हमें तो ये देखना है।
फ्लेक्सिबल और रिजिड। देखिए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत इजी होता है, दैट इज नॉट टू डिफिकल्ट टू अमेंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, काफी आपको टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तब आप जाकर उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पार्टली फ्लेक्सिबल है और पार्टली क्या है? रिजिड है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें हम बहुत ईजी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमें काफी टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे 2/3 मेजोरिटी हो गया, फिर 50% रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स हो गया, ऐसी हमें टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो कुछ प्रोविजंस क्या हैं? बहुत फ्लेक्सिबल हैं, कुछ प्रोविजंस क्या हैं? बहुत रिजिड हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली फ्लेक्सिबल है और पार्टली रिजिड है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्लेक्सिबल है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी बिल्कुल, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करना क्या है? बहुत ईजी है। वो लोग जब चाहे जिस मर्जी लॉ को अमेंड कर सकते हैं और फिर वही दोबारा से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है। दैट इज अनरिटन ड्यू टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी? बिल्कुल करेक्ट है जी। सेकंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड वन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज टू रिजिड, वहां पर अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कुछ प्रोविजंस में काफी रिजिड है, काफी मुश्किल होता है जहां पर अमेंडमेंट करना आपको, ठीक है जी। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है ब्रिटिश की तरह, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर इज सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। ये आंसर हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है जी, बोथ ऑफ द अबव। दोनों स्टेटमेंट्स ऊपर की बिल्कुल ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन पढ़िए, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। मेजोरिटी पार्टी रूल, ऐसा भी हो सकता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर टू एग्जीक्यूटिव। चलिए आंसर डिसाइड कीजिए, फिर हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, हमें इसके फीचर्स को देखना है, ठीक है जी, कौन कौन सा इनमें से ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ये तो डेफिनेट सी बात है। देखिए प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, हमारे पास नॉमिनल हेड भी है जिनको हम क्या, कौन है हमारे नॉमिनल हेड? हमारे प्रेसिडेंट। और हमारे पास हमारे रियल हेड भी हैं जो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या हुई स्टेटमेंट? बिल्कुल ठीक हुई। हमारे पास नॉमिनल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव हेड भी है और रियल एग्जीक्यूटिव हेड भी है। फिर मेजोरिटी पार्टी रूल, ये आपको पता ही है, जो भी 273 प्लस लेकर आएगा लोकसभा के इलेक्शंस में, उस पार्टी का क्या होगा? रूल होगा। मतलब मेजोरिटी में आना होगा आपको और उसके बाद आपकी पार्टी का वहां पर रूल होगा, ठीक है जी, आपकी सरकार बनेगी। थर्ड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर टू एग्जीक्यूटिव्स। अब देखिए जो तीन हमारे बेसिक ये जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यहां पर लेजिस्लेचर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एग्जीक्यूटिव के, बल्कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? लेजिस्लेचर के। एग्जीक्यूटिव जो आपकी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस करता है हमारा लेजिस्लेचर कि आपने इतना फंड एक काम के लिए निकाला था, उसमें कितना काम हो गया, कितना रह गया, कितना फंड यूज कर लिया। तो अल्टीमेटली जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? लेजिस्लेचर को, ना कि हमारा लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होता है टू एग्जीक्यूटिव। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है आपके? फर्स्ट और सेकंड, यानी आंसर हमारा क्या हुआ 8th क्वेश्चन का? ओनली 1 एंड 2। क्लियर हो रहा है आप सबको? चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखना हमें। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। चलिए सेकंड ऑप्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। Third, the scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of what exists in USA। कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में, वो यूएसए के मुकाबले थोड़ी कम है, ठीक है जी। हमें देखना इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। देखिए ये तो आप लोगों ने बेसिक पॉलिटी पढ़ रखी है, बिल्कुल आप लोगों को देखते ही पता चल में आ गया होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स को क्या किया हुआ है? फ्लिप किया हुआ है आपस में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है किसके लिए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है किसके लिए? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के लिए। अच्छा देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है? देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है उसका एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप इसको फॉलो कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। ये होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर।
देखिए इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा कि क्या जो मैंने अभी लिखा है ये फॉर्मूला, इसको आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी ने कोई एक्स क्राइम किया, ठीक है, कोई क्राइम किया और उसके लिए उसको क्या कर दिया गया, डेथ की पेनल्टी दे दी गई है। उस क्राइम के लिए उसको क्या कर दिया गया, डेथ की पेनल्टी दे दी गई है। तो हमारे यहाँ तो क्या हो गया, ये फाइनल हो गया, ठीक है जी, उसने क्राइम किया था और उसको डेथ की पेनल्टी दे दी गई है। लेकिन अगर हम ड्यूअल प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें जिसमें क्या ऐड हो जाता है, फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर, तो वहां पर चेक किया जाएगा कि जो क्राइम इस पर्सन ने किया है उसके लिए डेथ की पेनल्टी बनती भी है या नहीं बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसने इतना बड़ा क्राइम नहीं था कि वो डेथ की पेनल्टी थी, उसको थोड़ा छोटा क्राइम भी, मतलब छोटी सजा भी उसको दी जा सकती थी। उसको बोलते हैं फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर, जहां पर आप प्रोसीजर कोई भी फेयरनेस को चेक कर रहे हैं कि जो उसने क्राइम किया है उसकी वो सजा तो आपने दी है वो बनती भी है या नहीं बनती है। ठीक है जी, ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर हुआ आप लोगों को। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, किसी ने कोई क्राइम किया और उसके लिए उसको डेथ की पेनल्टी दे दी गई, दैट इज द वन, वो हो गया एक काम, ठीक है, उसने वो क्राइम किया था, उसको पेनल्टी मिल गई। जब हम चलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, वहां पर ये जो आपने डिसीजन लिया, ये जो आपने प्रोसीजर फॉलो किया था, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग, उसको भी चेक, उसकी भी फेयरनेस को चेक किया जाता है कि ये अल्टीमेटली आपने डिसीजन जो लिया है ये ठीक भी लिया है या नहीं लिया है। ये फॉलो किया जाता है कहां पर, यूएसए में। ठीक है जी, हम लोग फॉलो करते हैं क्या, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है जी। अब देखिए थर्ड, ये दोनों ऑप्शंस यानी कि आपके क्या हुए, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, दोनों फ्लिप किए हुए हैं। थर्ड, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोवर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स यूएस के पास है, हमारे पास, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास उतनी पावर्स नहीं है, क्योंकि कई सारे एग्जांपल्स में हमने देखा है, जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट्स को, तब हम उसमें देखेंगे कि कहां पर हमारी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो लैक करती है यूएस के मुकाबले। ठीक है जी, तो यहां पर आपका जो आंसर ठीक होगा वो होगा ए, दैट इज ओनली 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आप लोगों का। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं इसमें जो आप लोगों की नॉलेज को पूरा एनहांस करेंगे। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स। देखिए यहाँ फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर, दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड, दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर। चलिए जल्दी से आंसर डिसाइड कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इनको। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, यूएसए से। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, यूएसए से। अब देखिए, क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है नेचर में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। यहां पर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं आपको। ठीक है कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल जो मर्जी कर सकते हो। फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिकल 19 लेते हैं, उसमें आपको मान लीजिए यू हैव राइट टू मूवमेंट एनीवेयर, आपको मूवमेंट की आजादी है, बट जहां पर कुछ ट्राइबल एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जहां आपको नहीं जाना है तो वहां आप नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। आपके पास राइट है टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप नेशन के खिलाफ या नेशन की इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ भी ऐसी बातें बोल सकें, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा या कुछ भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आपके खिलाफ की जाएगी। ठीक है जी, तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट तो नहीं है नेचर में, दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। हमें अभी डिस्कस भी किया था पहले कि जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, और ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, जर्मनी से। आई होप आप सबने आंसर मेंशन कर दिया होगा कि कौन कौन से वो 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम सस्पेंड नहीं करते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है जी, फिर दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर। देखिए, सैक्रोसेंट का मतलब होता है कि ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि जिसमें कोई इंटरफेयर ही नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंपॉर्टेंट तो है, हम वो नहीं बोल रहे हैं, बट दे आर नॉट दैट टू इंपॉर्टेंट कि उनमें हम कुछ इंटरफेरेंस ही नहीं कर सकते हैं। हम इनको कर्टेल भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर, ये भी नहीं ऑप्शन होगा आपका, ये भी गलत हो गया। दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड, ये भी गलत हो गया। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। 10th का आपका आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, दैट इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, फिर इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ ना कुछ लिमिटेड है ये भी। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको देके समझा दिया। उसके बाद दे कैन नेवर बी सस्पेंड किए जा सकते हैं, इमरजेंसी के टाइम में हम इनको क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। और दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बट नॉट दैट कि हम इनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम इनको कर्टेल भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, वी हैव दैट पावर्स। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या हुआ, दैट इज डी, नन ऑफ द अबव। ये थे 10 क्वेश्चंस जो आज के 3rd चैप्टर से थे, दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफी फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन बॉडीज का, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे भी जाते हैं।
आप लोगों को भी ये क्वेश्चंस को अच्छे से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जो भी पॉइंट्स आपके नोट्स में ऐड नहीं थे, ठीक है जी। और अगली जो वीडियो होगी हम जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, उसमें क्वेश्चन शायद ज़्यादा हो सकते हैं। प्रियम्बल का वो है, प्रियम्बल बहुत अच्छा टॉपिक है, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। और तब तक आप लोग प्रियम्बल को रिवाइज करके रखिएगा, ताकि आप फिर वो जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे एंड बी सेफ।